Hello friends, so in this video it is the part 6th of our MCQ series। तो इसमें हम लोग UGC नेट का जो लॉ का एग्जाम है उसमें दिसंबर 2023 का वी आर सॉल्विंग द पेपर। ऑलरेडी हम लोगों ने पांच पांच इसके बना चुके हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 50 MCQs वी हैव सॉल्व। सो नाउ दिस इज द 6th पार्ट। इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि वी एटलीस्ट सॉल्व 15 MCQs। Okay, so MCQ number first, which kind of patent is protectable in India? कौन सा पेटेंट इंडिया में प्रोटेक्टेबल है? तो देखिए इसमें डिजाइन पेटेंट है, यूटिलिटी पेटेंट है, प्रोसेस पेटेंट है एंड प्लांट वेराइटी पेटेंट है। तो द राइट आंसर विल बी प्रोसेस पेटेंट। इंडिया में दो टाइप की ही पेटेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है प्रोसेस। ठीक है, बाकी डिजाइन पेटेंट जो है उसके लिए डिजाइन एक्ट एक है, उसके तहत उसको कुछ मिल जाती है प्रोटेक्शन। प्लांट वेराइटी पेटेंट जो है उसमें एक और प्लांट्स वेराइटी एक्ट एक है, उसके थ्रू इसको भी मिल जाती है प्रोटेक्शन। यूटिलिटी पेटेंट जैसे कि अगर आपने कोई ऐसा मेथड निकाला हो या कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर दिया हो जिससे एक यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसके लिए भी इंडिया में कोई पेटेंट नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी द प्रोसेस पेटेंट। इंडिया में दो चीजों पे है, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पे। ऑलराइट, नाउ मैच द फॉलोइंग। तो इसमें सेकेंड एमसीक्यू में वी सी प्रोड्यूसर कंपनी। तो प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है? कोऑपरेटिव्स को एक मौका देते हैं कि वो अपने आप को कंपनी बना लें। सो फॉर्म टू कन्वर्ट कोऑपरेटिव इनटू अ कंपनी, ए का थर्ड हो जाएगा। स्टैट्यूटरी कंपनी, तो स्टैट्यूटरी कंपनी को जरूरी नहीं कि उनके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो। सेक्शन 8 कंपनी, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट, स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। स्मॉल कंपनी, ये हो जाएगा पेड अप कैपिटल इज दिस। तो ए का होना चाहिए थर्ड, बी का होना चाहिए फर्स्ट, सी का होना चाहिए सेकंड और डी का होना चाहिए फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू नाउ। A human being ceases to be a person in law हैज इन फैक्ट। तो कब ह्यूमन बीइंग एक पर्सन नहीं रहेगा? अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो पर्सन तो रहेगा ही। अगर वो सिटीजनशिप छोड़ देता है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, बट ही विल बी अ पर्सन। अगर उसको कहीं कन्विक्शन हो जाती है देन आल्सो ही इज अ पर्सन। ओनली एट डेथ ही इज नॉट अ पर्सन। ओके, सो दिस ये एमसीक्यू नंबर ये जो 108 है ये ड्रॉप कर दिया गया था, सो वी वोंट बी सॉल्विंग दिस। ऑलराइट, so now next MCQ, MCQ 109. So to protect and improve the natural environment, including the forest, lakes, and wildlife, and to have compassion for living creature. तो ये तो देखिए हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में इट इज गिवन। तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है जिनमें से वन ऑफ द ड्यूटी इज दिस एज वेल। ओके, A1 and A2 plan to commit robbery, mere agreement to commit this offense is punishable under। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, सो सेक्शन 120B विल बी द राइट आंसर। ओके, now MCQ number 111, which among the following makes a distinction between common intention and similar intention? तो इसके लिए एक बहुत फेमस केस है, इसमें सिर्फ आंसर MCQ ऑप्शन 2 होगा। इट इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इस केस में कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन पे काफी लेंथ पे डिस्कशन हुआ था। ठीक है, नाउ एमसीक्यू नंबर 112। सो इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये देखिए कुछ सेक्शंस तो याद होने चाहिए। तो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज 403। ओके, क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट इज 409। तो ये थोड़ा सा एग्रीगेट फॉर्म है, बिकॉज क्रिमिनल बीच ऑफ ट्रस्ट जो होता है उससे ज्यादा एग्रीगेट है, क्योंकि इट इज बीइंग डन बाय पब्लिक सर्वेंट हु इज डीम्ड टू बी ऑफ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, सो डी का अब देख लो सेकंड होगा और सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट तो सब में दिया हुआ है, डी का सेकंड सिर्फ इसी पे दिया हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से ए का थर्ड हो जाएगा ये। सेक्शन 384 इज अबाउट एक्सटॉर्शन। 384 में एक्सटॉर्शन का डेफिनेशन भी दिया, उसका पनिशमेंट भी दिया।
An attempt to commit robbery is this. So right answer is option 3. Okay. Now polluter pay principle is also known as, तो देखिए polluter pay principle जो है it is based on कि जो pollute कर रहा है, the one who is polluting the environment is liable to pay. तो जो भी कंपनी है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि एक सोशल कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं पोल्यूशन के थ्रू, जो भी वो बना रहे हैं सामान, उससे सोशल कॉस्ट इंकर हो रही है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, तो दे हैव टू पे दैट सोशल कॉस्ट. सो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी. प्रोड्यूसर लाइबिलिटी. ठीक है. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी. ओके. Now MCQ number 114, non-obstant clause in section 145 of the Negotiable Instrument Act provides. तो देखिए 145 non-obstant clause क्या होता है? Notwithstanding with, notwithstanding. ठीक है. मतलब बाकी एक्ट्स में क्या दिया हो वो सेक्शन इसको असर नहीं करेगा. सेक्शन 145 विल ओवरराइड दी अदर सेक्शंस. ठीक है. तो जनरली क्या होता है सेक्शन 145 में अगर आपने एविडेंस एफिडेविट में दिया है देन इट विल बी कंसीडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. जनरल सीआरपीसी में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट विल टेक द एग्जामिनेशन, तब जाके वो एविडेंस माना जाएगा विटनेसेस का. ठीक है. सो डिस्पेंस विद द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी. सही बात है. प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस ऑन ओथ इज डन अवे, क्योंकि एफिडेविट से ही काम हो जा रहा है. एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस कैन बी एक्सेप्टेड, यस. स्वान स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग बाय द मजिस्ट्रेट इज डिस्पेंस विद. तो सेक्शन 145 के लिए it has overridden the general clauses given in the CRPC. So right answer will be option 4, A, B, C, D. In which of the following case it has been held that the doctrine of basic feature does not constitute a limitation on legislative while enacting ordinary legislation. तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें क्या कह रहे हैं कि डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लिमिटेशन देता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लिमिटेशन देता है, नॉट फॉर ऑर्डिनरी लॉस. ठीक है. ऑर्डिनरी लॉस की पावर अलग है, लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अलग है. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, तब उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉस में, नॉट फॉर ऑर्डिनरी लॉस. ऑर्डिनरी लॉस विल बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट इफ इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, but doctrine of basic structure does not constitute a limitation on legislature while enacting the ordinary legislation. So it was held in Indira Gandhi versus Rajanagar. MCQ number 116, Article 28 of Constitution of India पे है ये, mentions 4 type of educational institution in which of the institution religious instruction can be imparted with the consent of the individual. तो देखिए आर्टिकल 28 तो पहली लाइन ही कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन इन होली फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. बट जो होली फंडेड नहीं है वहां पर विद द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है. तो इसमें बस ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होली मेंटेन्ड है, बाकी सब जो रिकॉग्नाइज्ड है या रिसीव फंड है या सिर्फ एडमिनिस्टर कर रहा है और या फिर किसी ट्रस्ट के अंडर बना हुआ है जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है तो वहां पे दिया जाएगा. बट कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल ले लिया जाएगा, जिसको आने का मन है वो आए, जिसको नहीं आने का मन है वो नहीं आए. ठीक है. सो इट विल बी बी, सी एंड डी. तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. ऑलराइट. MCQ number 117, सो अब ये भी याद थोड़ा रखना होता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ठीक है. तो दिस सेक्शन 14 इज रिगार्डिंग सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज गिवन इन 15 और इन दोनों का कैसे सिक्योर किया जाएगा, उसके क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, वो 16 में दिया. तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको पता होने चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इनक्रिप्टेड होता है, उसके सेफ्टी होते हैं, उसके सिक्योरिटी प्रोसीजर्स होते हैं, दैट इज गिवन अंडर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस सेक्शन 16 में गिवन है. बट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में कहाँ गिवन है? 15 में.
एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में 14। तो ए का अगर हम थर्ड ले लें एंड बी का हम फर्स्ट ले लें, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेक्शंस है। मैं आईटी एक्ट में बहुत पूछा जा रहा है, आईटी एक्ट इंटरनेशनल लॉ पे, तो उसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इंटरनेशनल लॉ के जो इंपॉर्टेंट केस लॉस है, उस पे मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और अलग से भी नोट्स वी विल बी मेकिंग। When an absolute right is violated, the law conclusively presume damage, although the person wronged may have suffered no pecuniary loss. देखिए, अगर आपका कोई लीगल राइट अगर आपका वॉयलेट हुआ है, कोई एब्सोल्यूट राइट वॉयलेट हुआ है, तो जनरली होता है कि कोई डैमेज हुआ हो, बट बहुत बार ऐसा होता है कि डैमेज नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी आपको फिर भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्कस हुआ था एशबी वर्सेस व्हाइट में। इसमें एशबी का वोटिंग राइट था, उसको किसी ऑफिसर ने रोक दिया था, तो उसका एक लीगल राइट वॉयलेट हुआ है। सो इन दिस केस उसको कोई पेक्यूनरी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जिस पार्टी को वो वोट देने वाला था वो पार्टी जीत चुकी थी, बट देन ऑल्सो उसका एक लीगल राइट वॉयलेट हुआ है। ठीक है, there is no distinction between de facto and de jure recognition for the purpose of giving effect to internal act of the recognized authority। तो ये किस केस में होता है, ये देखिए इंटरनेशनल लॉ का केस है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, लदर वर्सेस सैगर में, है ना। इसमें क्या है ना कि रशिया और ब्रिटेन के बीच में था। रशिया ने एक कंपनी को नेशनलाइज किया था और ब्रिटेन उस समय रशिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो इस केस में यही कहा गया है कि अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं भी करते, बट वो एक सॉवरेन कंट्री है जिसने लॉ बनाई है, ठीक है, अब आप भले ना रिकॉग्नाइज करते, डी फैक्टो तो पावर में वही है। यहाँ पे वर्ड डी ज्योरे और डी फैक्टो का डिफरेंस लाया गया। डी ज्योरे मतलब आप ब्रिटेन ने रशिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया लीगली, बट डी फैक्टो तो वहां पे लॉ किसने बनाया, उसी ने बनाया, तो फिर उस लॉ को माना जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने लॉ बनाया है कि नेशनलाइज करना है, तो ब्रिटेन की भी कोर्ट में उसको माना जाएगा। ठीक है, लदर वर्सेस सैगर, ये एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ का केस है। एमसीक्यू नंबर 120, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51A। देखो, अब 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फर्स्टली वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, इट दे आर नॉन इन्फोर्सेबल, तो ये तो नहीं है। Can be used by Supreme Court in interpretation. हाँ, it can be used by Supreme Court in interpretation. Can be amended by states. No, it can be amended by the Parliament only once. It has been amended. हाँ, Parliament ने एक बार amend किया है और उन्होंने right to education को भी ड्यूटी बनाई थी कि आपको एजुकेशन देनी है। ठीक है, so the right answer will be B and D. So option 1 is the right answer. So with this we have covered 15 MCQs. ठीक है, आने वाले क्लासेस में we will be कवरिंग मोर एमसीक्यूज। सो अगर हम लोग ऐसे ही एमसीक्यू से वी विल बी प्रिपेयरिंग, हमारा जून जुलाई तक काफी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सम मोर एमसीक्यूज ऑफ दिसंबर 2023 लॉ नेट एग्जाम पेपर। सो थैंक यू।